यस मैम। यस मैम, वर्षा नहीं आ रही आज। ओके जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पार्टनरशिप के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज कर लिए थे। आज हम, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो आज हम लोग करने वाले हैं माइनर की पोजीशन पार्टनरशिप के अंदर, और दूसरा एक टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, कि जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व कैसे हुई। सबसे पहले सेक्शन 30 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि एक माइनर का पार्टनरशिप के अंदर क्या रोल हो सकता है या क्या रोल नहीं हो सकता। ओके, माइनर कौन होता है हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हु इज अ माइनर? 18 साल से कम एज होती हाँ है। जी, बिल्कुल, 18 साल से नीचे का जो भी होता है वो माइनर होता है। ठीक है, ओके। तो अब जो माइनर है उसकी पार्टनरशिप के अंदर हमने डिस्कस किया था कि माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा सेक्शन है। सेक्शन 30 के अंदर हर वो चीज डिस्कस की गई है कि माइनर के अंदर जो माइनर है वो पार्टनरशिप के अंदर क्या रोल अदा कर सकता है, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स बन सकते हैं और क्या नहीं हो सकता। सो सबसे पहले लिखा हुआ है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन इन केस ऑफ। ये केस कब हुआ था? मोहिनी विवियन दामोदर दास घोष का केस हुआ था। मैंने आप लोगों को इसकी अलग से पीडीएफ भी दी है, वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत फेमस केस है। इस केस से पता चलता है कि एक माइनर जो है उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। तो अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो माइनर है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये जो यहाँ पे लिखा है वॉइड एब इनिशियो, इसका बेसिकली मतलब है कि ये बात नहीं हो सकती। ठीक है, ये टोटली इलीगल माना जाएगा अगर ये काम किया जाता है तो। ठीक है, माइनर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और आप ये जो लैटिन लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, इस लैटिन लैंग्वेज को जरूर यूज करना। वहां पर कुछ बेसिक थोड़ी बहुत लैटिन लैंग्वेज आपको यूज करनी कंपलसरी है लॉ के अंदर। ये वॉइड एब इनिशियो, वॉइड, इलीगल के लिए जो भी मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कराया था उसको दोबारा से रिवाइज जरूर करना। ठीक है, माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर कोई भी माइनर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता भी है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल माना जाएगा या फिर वॉइड माना जाएगा, किसी काम का नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। सिंस पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर नहीं कर सकता। बट अगर कोई माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करता है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, but the second part of section 30 open the door for a person who is a minor to become a partner in a firm. ठीक है, इन्होंने कहा सेक्शन 30 स्पेसिफिकली बोलता है कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट इसी सेक्शन के पार्ट 2 के अंदर ये बात लिखी गई है कि कोई ऐसा पर्सन जो माइनर है और वो पार्टनर बनना चाहता है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अ माइनर में एडमिट ओनली टू द प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप with the consent of all the partners. ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि माइनर को पार्टनरशिप में एंटर नहीं करा सकते, बट अगर आप करते हो तो माइनर को आपको सारा प्रॉफिट देना पड़ेगा, बट माइनर कोई भी लाइबिलिटी फॉलो नहीं करेगा, ना ही आपका कोई लाइबिलिटी शेयर करेगा, ना ही और कुछ। ठीक है, माइनर सिर्फ प्रॉफिट लेगा अगर आप उसको एंटर करवाते हो। Moreover, a partnership firm cannot be formed with only a minor person at a partner. ठीक है, आप कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते हो अगर आपकी जो पार्टनर्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल के दो जने पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिसमें एक पर्सन तो मेजर है और दूसरा माइनर है। अगर वो दोनों पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो वो इलीगल मानी जाएगी। आपके कम से कम 2 मेजर पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर के हो। फिर उस टाइम पे आप किसी एक माइनर को आप एंटर करवा सकते हो, बट सिर्फ एक माइनर के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, राइट्स देख लेते हैं कि माइनर को क्या हक दिए गए हैं कोर्ट की साइड से या फिर इस पार्टनरशिप एक्ट की साइड से। पहला है टू शेयर प्रॉफिट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये माइनर को हमेशा प्रॉफिट दिया जाएगा। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर माइनर आपके अकाउंट चेक करना चाहे तो वो कर सकता है। टू फाइल सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट अदर पार्टनर,
अगर माइनर को कुछ भी गड़बड़ अकाउंट्स में लगती है तो माइनर बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। टू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, और जब वो माइनर जो है वो 18 साल का हो जाए, मेजॉरिटी अटेन कर ले, तो उस टाइम पे वो खुद को एज अ पार्टनर उस पार्टनरशिप में एंटर करवा सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज टू इलेक्ट नॉट टू बिकम पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अब इन्होंने कहा कि अगर वो मेजर होने के बाद यानी 18 साल का या उससे बड़ा होने के बाद अगर वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है तो वो खुद को पार्टनर बना सकता है, और अगर वो नहीं रहना चाहता तो खुद को पार्टनरशिप से बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है। राइट्स ऑफ माइनर समझ में आए? यहाँ तक जितना करवाया क्या वो आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। दोनों को? यस मैम। ठीक है जी। लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स करते हैं कि अगर उसको कुछ हक दिए गए हैं तो उसकी कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है। लाइबिलिटी ऑफ माइनर के अंदर पहला पॉइंट है माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, ठीक है। जो माइनर का हिस्सा होगा पार्टनरशिप के अंदर वो फर्म का बेसिकली वो फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, ठीक है। B parties on attaining majority, if he elect to be a partner, he becomes personally liable. अगर वो मेजर हो जाता है, जब उसने पार्टनरशिप में एंटर किया था तब वो एक माइनर था, बट पार्टनरशिप में रहते हुए वो मेजर हो गया, तो वो खुद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी और जितने भी लॉसेस वगैरह उस टाइम पे कंपनी को होंगे या फर्म को होंगे, वो उन सब के लिए लाइबल माना जाएगा, ठीक है, जब वो मेजर हो जाएगा, 18 साल से बड़ा हो जाएगा। सी पॉइंट लिखा है विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेच्योरिटी, के उसके 18 साल के होने के 6 मंथ के अंदर अंदर ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफर हिज इलेक्शन टू बिकम अ पार्टनर और ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर। जब वो 18 साल का हो जाए तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है जिसके अंदर वो ये बताएगा कि क्या वो पार्टनर रहना चाहता है या वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। If a minor fails to give a public notice, it is presumed that he has elected to become a partner. अगर वो कोई पब्लिक नोटिस 6 महीने के अंदर अंदर नहीं देता तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो खुद को पार्टनर मानता है और वो हर एक लॉसेस या लाइबिलिटीज को पे करेगा उस टाइम पे, ठीक है। When he elect not to become a partner, या और जब वो ये बोल देगा कि उसे खुद को पार्टनर नहीं रखना, his rights and liability continue to be those of minor up to the date on which he give the public notice. और जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस में ये बात बोल दी कि अब से वो इस फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो उस दिन से उसके राइट्स और ड्यूटी सबके सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। His share in profit shall not be liable for any act of firm done after the date of public notice. और जिस दिन से उसने ये नोटिस दे दिया उस दिन के बाद से कोई भी लॉसेस या कोई भी जो भी आगे लाइबिलिटीज आने वाली हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, और जो प्रॉफिट उस टाइम तक उसे हुआ होगा पब्लिक नोटिस तक का उसके ऊपर कंपनी का या फिर फर्म का कोई भी हक नहीं माना जाएगा, ठीक है। He can sue the firm for his share of profit, और अगर कंपनी उसे उस दिन तक का सारा प्रॉफिट नहीं पे करती है तो वो उन लोगों के ऊपर केस भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत फेमस केस है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष केस है। माइनर था इसके अंदर, उसने अपना he has mortgaged his house in favor of money lender to secure a loan of 20,000, a part amount of 10,500 actually paid to a minor, ठीक है। जब माइनर ने क्या किया था, उसने अपना घर जो है वो मनी लेंडर को गिरवी रख दिया था और उसके बदले में 20,000 का लोन लिया था, और एक्चुअली में उसे कितना लोन दिया गया, सिर्फ 10,500। और फिर उसके बाद आफ्टर टेकिंग एडवांस माइनर फाइल्ड अ केस स्टार्टिंग that he was a minor who had mortgaged his house, and mortgage should be cancelled on the ground of minority. Court cancelled the mortgage deed. Money lender requested the court to direct the minor to repay advance of 10,500, but the court refused to order the return of money, and this was held that minor agreed not only void but it is void ab initio. अब उसके बाद क्या हुआ, उसने 10,500 लेने के बाद जो ये माइनर था उसने 10,500 लेने के बाद कोर्ट में केस कर दिया कि जो ये मनी लेंडर था जिसने मेरे को पैसे दिए हैं, इसने मुझसे मेरा घर गिरवी रखवा लिया था, मेरे घर को मतलब
छुड़ा लिया जाए, क्योंकि जब मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मैं माइनर हूँ, तो मेरे ऊपर इस चीज का कोई भी केस नहीं बनता। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो माइनर के हक में दिया, और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपका जो हाउस है वो आपको वापस किया जाता है। फिर जब जो दामोदर दास घोष था, उसने क्या किया, मनी लेंडर जिसने 10,500 दिए थे माइनर को, उसने कोर्ट को बोला कि ठीक है, हम उसके जो भी उसका हाउस था वो वापस देने के लिए तैयार हूँ। ही सेड कि जो भी आपका घर गिरवी रखाया गया था वो वापस देने के लिए तैयार हूँ, बट आप एटलीस्ट मेरे को 10,500 वापस करवाइए जो मैंने एज अ लोन माइनर को पे किए थे, ठीक है। बट कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इस चीज के लिए मना कर दिया, और कोर्ट का वर्डिक्ट ये था कि जब आपको ये बात पहले से पता थी कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इज अ माइनर, तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर अब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ये जानते हुए दैट ही इज अ माइनर, तो अब आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, उसका कोई भी मतलब नहीं माना जाता लॉ की फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों को ये मोहरी बीबी केस समझ में आया? प्रतिभा पूजा क्लियर है ये केस? Yes, ma'am. ठीक है जी, चलो माइनर का समझ में आ गया ना कि माइनर और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या लिंक्स होते हैं, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, कि आप एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का। सबसे पहले समझते हैं कि डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस अ फर्म सीज टू एग्जिस्ट। एक फर्म अगर डिसॉल्व कर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि उस फर्म ने जिस दिन से डिसोल्यूशन हुआ उस दिन से वो फर्म ने अपनी एग्जिस्टेंस, अपने होने का हर एक काम जो है वो बंद कर दिया है, सीज कर दिया है, ठीक है। उस दिन से वो फर्म रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। The relationship existing between the partners discontinues, और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होते ही जो भी रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में चल रहा था प्रोफेशनली, वो सारा का सारा बंद हो जाता है, ठीक है। The dissolution of partnership between all the partners of firm is called the dissolution of a firm. और अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व की गई है तो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्म डिसोल्यूशन है वो हो जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किस तरीके से? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्व्स टोटल ब्रेकडाउन और रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, ठीक है। एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन अ फ्यू पार्टनर्स कम टू एन एंड। ओके, इसमें दो केसेस बताए इन्होंने, पहला जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ और दूसरा जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे, तीनों में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, ठीक है। इससे आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आप लोगों को अगर आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है तो नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप लोग डायरेक्टली तीनों के तीनों पार्टनर्स मिलके ये बोल देते हैं कि आज से हमें कंपनी में काम, अपनी कंपनी को आगे नहीं लेके जाना है, तो उसे बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप का? Yes, ma'am. यस मैम। ओके जी, मोड ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से डिसॉल्व किया जा सकता है। ओके, मोड ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर बात की जाए, सेक्शन 40 से लेके 44 तक सारे के सारे रूल्स मोड ऑफ डिसोल्यूशन के ऊपर रखे हैं। 2 मिनट प्लीज।
ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। मोड ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो सेक्शन 40 से 44 के बीच में सारे मोड ऑफ रेजोल्यूशन लिखे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज। अगर पार्टीज के किए गए किसी काम की वजह से डिसोल्यूशन हुआ है तो क्या क्या केस हो सकता है। पहला ए पार्ट है बाय अग्रीमेंट। फर्म कैन बी डिसॉल्व एज पर द म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। अगर अग्रीमेंट जो चल रहा था, सारी के सारे पार्टनर्स ने ये बोला कि ठीक है अब हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, उन्होंने अग्रीमेंट को खत्म कर दिया, तो वहां पर कंपनी, आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व मानी जाएगी, ठीक है। बी पार्ट इज बाय द कंसेंट, ठीक है। बाय कंसेंट मतलब अ फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहला, जब अग्रीमेंट कर लिया गया है कि कंपनी यहीं तक चलेगी। दूसरा, जब सब पार्टनर्स ने बोल दिया कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। और C is by the notice. In case of partnership at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in written to all other partners of his intention to dissolve the firm. A notice once given cannot be withdrawn at the consent of all the partners. अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स होती हैं, उनमें से एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, जिसमें एक पर्सन के बेसिकली एक पर्सन के इन्फ्लुएंस से जब पार्टनरशिप चल रही हो, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। और अगर ऐसा कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप एट विल में मेन इन्फ्लुएंसर माना गया है, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस हो रही है, अगर वो ये नोटिस दे दे बाकी पार्टनर्स को कि आज से आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, तो फिर उसके बाद से वहां पर वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म मानी जाएगी। क्लियर हुआ ये? बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज क्लियर हुआ? जी मैम। यहां तक जो कराया उसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है जी। सेकेंड इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा केस आता है जब लॉ के किए गए किसी काम की वजह से कंपनी को डिसॉल्व किया जाए। पहला है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का केस, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में अग्रीमेंट में लिख लिया था कि 2 साल के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो 2 साल के खत्म होते ही आपकी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन माना जाएगा क्योंकि अग्रीमेंट में पहले से लिखा था। बी पार्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आपकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी कुछ भी ऐसा केस हो गया है जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना पड़े, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला, कंपल्सरी डिसोल्यूशन के पॉइंट समझ लेते हैं। पहला है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर आपके सारे पार्टनर्स या फिर कुछ पार्टनर्स दिवालिया हो गए हैं या फिर वो लोग बहुत ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है अब, ठीक है, तो उस केस में डिसोल्यूशन होगा। दूसरा है व्हेन सम इवेंट मेकिंग पार्टनरशिप बिकम अनलॉफुल। दूसरा केस ये कि जब आपकी जो कंपनी आप चला रहे थे वो अनलॉफुल हो गई है। पहले तक वो लीगल थी, बट अब गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ ऐसे काम की वजह से अब आपकी कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती है, वो अनलॉफुल बन गई है, तो उस केस में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। Third is illegal partnership. Illegal partnership where two partners in a firm are carrying on business. One of the partner is cornered. There was an outbreak of a war between the countries. Foreign countries declare as an enemy country. The partnership between the two partners become illegal. इन्होंने कहा कि illegal partnership कब होगी? For example, आपके 2 पार्टनर्स हैं, एक आपका फॉरेन पार्टनर है और एक आप जिस कंट्री का वो पार्टनर था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वो पार्टनर आपका चाइना का था, ठीक है। अब चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और इंडिया चाइना को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में अगर आप अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करोगे तो वो एक इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट समझ में आया सबको? इलीगल पार्टनरशिप का केस समझ में आया? यस मैम।